हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो भाई? सब बढ़िया एकदम? ओके, क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन अभी तो कोशिका चल रही है फ़िलहाल सिलेबस के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने सेल के अंदर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, जिसके अंदर मैक्सिमम जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतर से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस देखा था, डायग्राम से अपन ने समझा उसको और अपन ने उसको नोट भी किया था। स्टार्टिंग में अपन ने साइंटिस्ट के नाम वगैरह देखे थे, साइटोलॉजी के फादर, मॉडर्न फादर, इंडियंस फादर के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेल मेम्ब्रेन देखा था, सेल वॉल देखा था, किन किन के अंदर कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या घटक होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह। किसने कोशिका झिल्ली का बहुत ही अच्छा मॉडल दिया था, सर्वमान्य जो मॉडल था वो किसका था और उस मॉडल का क्या नाम था, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे कोशिकांगों के बारे में। मोस्ट ऑफ एक चीज़ और रह जाता है, कोशिका द्रव। तो मैं हल्का सा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखो, कोशिका द्रव जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा होता है, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर सारे कोशिकांग घूम सके आसानी से। ठीक है, और जो कोशिका द्रव होता है वो कोशिका के अंदर चारों तरफ परिभ्रमण करता रहता है। क्या करता रहता है? परिभ्रमण करता रहता है। इसको अपन लोग साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन लोग साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, और साइक्लोसिस के कारण ही जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो घूमता रहता है तो हर एक कोशिकांग के अटैच में रहेगा, फ्रेश साइटोप्लाज्म उनके अटैच में आएगा और वापस उनको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाते हैं। साइटोप्लाज्म नाम है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जो नाम है वो स्ट्रासबर्गर ने दिया था। साइटोप्लाज्म के लिए इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव के लिए बस इतना ही अपन को ध्यान रखना है। तो आप नॉर्मली एक बार सुन लो इनको और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप नोट कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कोशिकांग के बारे में, जिसके अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अपन और भी टाइम रहा तो अपन लोग और कोशिकांग भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो पहले हेडिंग लगाओ आप, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, लेकिन आजकल इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, फिर भी आप याद रख लेना, सूत्र कणिका इसको आप लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किन्होंने देखा था? याद से, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किन्होंने देखा था? सबसे पहले देखा था कोलिकर ने। कोलिकर नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। उसके बाद देखा था सन 1890 के अंदर। साइंटिस्ट का नाम था अल्टमान। क्या नाम था? अल्टमान। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों? बायोब्लास्ट उन्होंने नाम दिया था। तो अगर आपको पूछे कि बायोब्लास्ट नाम किन्होंने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपको याद रखना अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। और वैसे सबसे पहले किन्होंने खोजा था? तो याद रखना कोलिकर ने। सबसे पहले खोज किन्होंने खोजा था? कोलिकर ने। कई बार क्वेश्चंस में आप देखते हो कोलिकर साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया रखा। अगर कोलिकर का नाम नहीं आता है तो आपको अल्टमान को टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोलिकर के बाद में किन्होंने देखा था? अल्टमान ने देखा था। और इसका नाम क्या रखा था उन्होंने? बायोब्लास्ट उन्होंने नाम रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किन्होंने दिया था? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। किन्होंने दिया था? बेंडा ने। ठीक है ना, बेंडा नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम अपन को याद रखने हैं, सीधी सी बात है। कोलिकर सबसे पहले उन्होंने खोजा था। किसमें खोजा था? तो ये जो कीट होते हैं उनकी रेखित मांसपेशियों के अंदर उन्होंने देखा था। कीटों की मांसपेशियों के अंदर उन्होंने देखा था। वैसे इतना आएगा तो नहीं, कीटों की मांसपेशियों के अंदर,
कीटों की मांसपेशियों में उन्होंने सबसे पहले देखा था। सन 1890 के अंदर अल्टमान ने बायोब्लास्ट इनका नाम दिया था, याद रखना बायोब्लास्ट नाम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किन्होंने दिया था, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इतना क्लियर हुआ? ओके, इसके अदर नेम भी होते हैं, अलग अपन इसका नाम भी पढ़ते हैं, तो वो भी अपन लोग देख लेते हैं। अदर नेम की बात करें तो इसको अपन लोग फाइला बोलते हैं, कहीं अगर आपने पढ़ा होगा तो FILA फाइला बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग अर्ध स्वायत्त अंग भी बोलते हैं, अंग या फिर कोशिकांग। कोशिकांग ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेल का ये अंग है, ठीक है, कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी अपन इसको बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स अपन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको वो आगे बताता हूं, अभी आप इतना ध्यान रखिए। साथ ही साथ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह, अपन इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी अपन इसको बोलते हैं। अदर नेम क्या है इसका, बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम किन्होंने दिया था, अकॉर्डिंग टू अल्टमान। तो याद रखना अल्टमान के अकॉर्डिंग बायोब्लास्ट है, ठीक है ना, अल्टमान के अकॉर्डिंग क्या है, इसका नाम बायोब्लास्ट है। तो बच्चों ये अपन को याद रखना स्पेशल तौर पे, जो बायोब्लास्ट नाम वो किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किन्होंने दिया था, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दिया था। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, फैक्ट है इसके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। इसके जो डिफरेंट नाम है, जैसे पावर हाउस अपन लोग बोलते हैं, शक्ति ग्रह कोशिका का अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अब चलते हैं अपन आगे, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इतना नोट कर लेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा पोस्टमार्टम अपन लोग आज करने वाले हैं, हर एक चीज जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो इधर हम डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और इधर अपन लोग इसके बारे में फैक्ट वगैरह लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA, जो कि नेकेड होता है, नग्न होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर उपस्थित होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर उपस्थित होता है mRNA। क्या उपस्थित होता है दोस्तों, mRNA, ये mRNA हो गया। इसके साथ साथ इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको अपन लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको अपन लोग कोशिका द्रव बोलते हैं, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर क्या उपस्थित होता है, इसके अंदर उपस्थित होता है 70H टाइप के राइबोसोम। क्या उपस्थित होता है, 70H टाइप के राइबोसोम। इतना क्लियर हुआ? ओके, ध्यान से देखना, ये जो सबसे बाहर वाली इस तरह अपन को लेयर दिख रही है इसको बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर मतलब कि बाहरी स्तर, ठीक है ना, आउटर लेयर हिंदी में लिख लेना, बाहरी स्तर, ठीक है। अंदर वाली जो दिख रही है इसको इनर लेयर बोलते हैं, इनर लेयर मतलब आंतरिक स्तर, लिख लेना, ठीक है, हिंदी में आंतरिक स्तर। अब इसके अंदर जो इनर लेयर फोल्ड बनाती है, ये जो फोल्ड अपन को दिख रहा है, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, क्रिस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है, बाहर वाली और आंतरिक लेयर के बीच में जो स्पेस आ रहा है, इसको अपन लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, तो मैं ये भी नोट कर देता हूं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये जो दोहरी रज्जुक डीएनए दिख रहा है वो कैसा है, नेकेड है, ठीक है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। तो ये क्या है, नग्न वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नग्न वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके पास क्या है, खुद का एमआरएनए है, ठीक है भैया, क्या है ये, एमआरएनए है, एमआरएनए है। इसके पास खुद का क्या है, राइबोसोम है, बिल्कुल है भैया, 70S प्रकार का राइबोसोम है इसके पास, राइबोसोम है, ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया। ओके, इस फ्लूइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स अपन इसको बोलते हैं। तो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की अपन स्ट्रक्चर बनाई है हल्की सी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके बारे में अपन लोग नोट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट बनता है इसका वितरण, ये कहां कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें तो ये जीवाणु है, जीवाणु बोल दिया, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स में तो आता है बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट्स ही बोल देते हैं, सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और आरबीसी में अनुपस्थित होता है। बच्चों याद रखना, ये हमारी आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होता, हमारी आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जो भी आरबीसी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, सेकंड एक बात करते हैं, ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, दोहरी झिल्ली है, क्या है ये, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो अपन ने जब झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों को वर्गीकृत किया था, यानी किसके बाहर झिल्ली नहीं है, किसके बाहर एकल झिल्ली है, किसके बाहर दोहरी झिल्ली है, तब अपन ने दोहरी झिल्ली में 3 कोशिकांग लिखे थे, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, तो इसके बाहर क्या है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। ओके, आंतरिक झिल्ली अंतर्वलन से क्या बनाती है, क्रिस्टी। बच्चों ये टर्म्स याद रखना, इसके अंदर क्रिस्टी बनाती है, अंतर्वलन से क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। और इसी क्रिस्टी वाले पार्ट के ऊपर कुछ पार्टिकल, कुछ कणिका में संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स, इन कणिका में संरचनाओं को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, F1 F0 पार्टिकल, यानी कि कणिका, आप इसको लिख लेना, F1 F0 पार्टिकल। तो आंतरिक झिल्ली के ऊपर ही, ठीक है ना, आंतरिक झिल्ली के ऊपर ही उपस्थित होता है F1 F0 पार्टिकल, यानी कणिका, यानी कि कणिका। अब क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो पता भी है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यात्मक इकाई क्या होती है बच्चों, याद रखना, ऑक्सीसोम। क्या होती है, ऑक्सीसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यात्मक इकाई होती है। और ये कहां पर होती है, ये इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है अपन को क्रिस्टी, वहीं पर ही होती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीसोम, ठीक है ना, F1 F0 पार्टिकल ऑब्लिक ऑक्सीसोम। क्लियर हो गया इतना सा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीसोम जो होता है उसके अंदर क्या क्रिया होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, यहां पर कौन कौन से स्टेप होती है, तो ये सब अपन लोग पढ़ेंगे इसके कार्य के अंदर। इससे पहले कुछ हल्की बातें अपन लोग और जान लेते हैं, हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए,
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हमको कहां मिलते हैं, ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वुडन पेशियों में कहां होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है, वुडन पेशियों के अंदर होता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है, वुडन पेशियों में। कितना, लगभग 5 लाख, बोलो तो 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा हो गए ना नंबर के अंदर, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि अगर अपन मनुष्य शरीर की बात करें, तो मनुष्य शरीर के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कौन सी कोशिकाओं में होता है। अगर अपन अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं। तो बच्चों याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखना, मैं यहीं पे पॉइंट डाल के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमारी जो यकृत कोशिकाएं होती है, यकृत कोशिका में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट पे आप याद रखना, यकृत कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सीधी सी बात है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ओके। समझना थोड़ा सा और, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, इसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है, खुद का एमआरएनए है, ठीक है, खुद के पास राइबोसोम भी है, यानी खुद प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है, खुद प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। तो अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। साथ ही साथ इसके बाहर दोहरी झिल्ली होती है, इसके पास क्या होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। सिंपल सी बात है, ओके। एक चीज और यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। किस बेसिस पे हमने बोला, तो लोग कंपैरिजन करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका वगैरह नहीं होता, डीएनए की मात्रा कम होती है। देखो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली है क्या, नहीं है। केंद्रिका है क्या, नहीं है। डीएनए है ना, है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके पास, ठीक है, द्विरज्जु की इसके पास डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोशिकांग है क्या, नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग होता है क्या, नहीं है। उसमें केवल प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है 17 प्रकार का, इसके पास भी तो है 17 प्रकार का। तो अपन लोग कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। तो ये मैं रफ कर रहा हूं, इधर अपन लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है ना। तो नोट करना जो मैं बता रहा हूं, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है, ठीक है ना। लिखना, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। इसका मतलब सेल इन द सेल, सेल इन द सेल अपन लोग बोल सकते हैं। कोशिका में कोशिका बोल सकते हैं इसको, सेल इन द सेल, यानी कोशिका में कोशिका। कोशिका में कोशिका अपन इसको बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। एक होता है कोशिकांग में कोशिकांग, वो तो राइबोसोम। कोशिका में कोशिका वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के जब अपन लोग संरचना देखेंगे तो उसके अंदर भी खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, खुद का एमआरएनए होता है, खुद का 17 प्रकार का राइबोसोम होता है। तब अपन उसको भी क्या बोलते हैं, कोशिका में कोशिका। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका अपन इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ, ओके। अब अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके कार्य की। तो क्या बात करेंगे अब अपन लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य की बात करते हैं। इसको रफ कर दें,
डायग्राम को ध्यान से देखना, कार्य की बात कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, और कार्य यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है सीधा सीधा। पहले बात अपन लोग कार्य की करते हैं तो आप लोग इसको शक्ति ग्रह बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। किस अवस्था के अंदर, कौन से फॉर्म में, क्या करेंसी होती है, तो एटीपी, इसके अंदर एटीपी वाली करेंसी होती है। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। फॉस्फोराइलेशन, ध्यान से समझना बच्चों इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। अब ये एटीपी बनती कहां पर है, पहला क्वेश्चन तो ये एटीपी बनती है क्वांटासोम, F1 F0 जो पार्टिकल होता है, यानी क्वांटासोम जो होता है वहां पर एटीपी का निर्माण होता है। यानी सीधा सीधा कहे क्रिस्टी वाली भाग में एटीपी का निर्माण होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना बच्चों। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब परिवहन तंत्र कहां पर होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, ठीक है ना, क्रिस्टी वाले भाग में होता है, क्रिस्टी में होता है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसका जो मैट्रिक्स होता है, ध्यान समझना, इसका जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर एक चक्र पाया जाता है, एक साइकिल उपस्थित होता है। यह भी आपको याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में क्रेब चक्र संपन्न होता है। क्रेब चक्र कहां पर कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल पाया जाता है, कौन सा चक्र पाया जाता है, क्रेब चक्र पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन चक्र। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से इनको याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल यानी केल्विन चक्र, ठीक है ना। ओके, तो ये अपन को ये भी याद रखना है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है और अपन लोग इसके अंदर आंसर अच्छे से नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर अपन को। तो ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईटीएस साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर होता है, ये क्रिस्टी के अंदर होता है। वही अगर बात करें मैट्रिक्स वाले भाग में, तो क्रेब चक्र जो कहां होता है, मैट्रिक्स वाले भाग में होता है, ठीक है ना। एक ग्लूकोज के अपघटन से कितनी एटीपी का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज के अपघटन से कितनी एटीपी का निर्माण होता है। यानी एक ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण अपन लोग करते हैं, ठीक है, वो जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो कितने एटीपी बनते हैं, तो बच्चों याद रखना, या तो 36 एटीपी बनते हैं या फिर 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है ना, या तो 36 या फिर 38 एटीपी का निर्माण होता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कर ली है। और भी है, एक पॉइंट और रह गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन का कार्य होता है, इसका काम क्या होता है, मेनली श्वसन का। तो मैं यहां पर रिमार्क करके लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का कार्य होता है। कैसा कार्य होता है दोस्तों, श्वसन, रेस्पिरेशन का काम होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्लांट्स के अंदर अगर अपन फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं ना, प्लांट यानी पादप श्वसन, ठीक है, प्रकाश श्वसन जिसको अपन लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, उसमें 3 कोशिकांग पार्टिसिपेट करते हैं, 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिसोम, 3 कोशिकांग पार्टिसिपेट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के अंदर।
प्रकाशीय श्वसन के अंदर, ठीक है ना। तो आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हो। तो ये सारी बातें किसके लिए होगी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो गई। तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी होती है, ऑक्सीसोम होती है। F1 F0 पार्टिकल अपन इसको बोलते हैं। इसको अपन लोग अर्ध स्वायत्त नेचर का बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दोहरी भित्ति होती है, खुद का मैट्रिक्स वगैरह होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान संरचना होती है इसकी, बिकॉज ऑफ इसके पास खुद के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एमआरएनए होता है, राइबोसोम होता है, मैट्रिक्स वगैरह होता है, सब चीजें इसके पास होती है, ठीक है ना। तब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कोशिका में कोशिका भी अपन इसको बोल सकते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट अपन इसको बोल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भी सेम करैक्टर होते हैं, ठीक है ना। वो भी अर्ध स्वायत्त प्रकृति का होता है, वो भी कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने कवर कर लिया पूरा, माइटोकॉन्ड्रिया खोज वगैरह होगी, इसके कार्य वगैरह हो गए, तो ये सारी बातें अपन ने इसके लिए कर लिया है। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो रफ कर दे इसको, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और सब बढ़िया, सब बढ़िया ही चाहिए भैया। अब अच्छे से पढ़ो, मन लगा के डेली क्लास लो, इवनिंग 6 o'clock, ठीक है ना। और पढ़ाई करते रहो। नोट्स के अंदर अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है तो आप उसको ऐड कर लो। नए नोट्स बना रहे हो तो उसको अच्छे से वापस से नए नोट्स बना लो। जो फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहा है उसके लिए और भी अच्छी बात है, वो ध्यान से नोट्स बनाए, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए। जैसे टॉपिक कवर होगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे नहीं है कि जो रिपीट क्वेश्चन होगा बार बार वही घूम के आ रहे, वैसे क्वेश्चन नहीं लेंगे। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो अब, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी लवक, ठीक है। ये प्लास्टिड का है तो भाग है हरित लवक, ठीक है ना। प्लास्टिड जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समझना ध्यान से। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसको अपन बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको अपन बोलते हैं वर्णी लवक, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको अपन बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और प्लास्टिड का निर्माण प्रोप्लास्टिड से होता है। वैसे इतना नहीं जाना, प्लास्टिड का निर्माण किससे होता है, प्रोप्लास्टिड से होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई जगह तो अपन को ये नाम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह ये नाम नहीं देके डायरेक्ट इंग्लिश वाला टर्म्स हिंदी में करके दे देते हैं अपन को, ठीक है। इंग्लिश में इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और हिंदी में इसको अवर्णी लवक बोलते हैं। तो हिंदी जो स्पेलिंग होती है उसको ये देवनागरी लिपि के अंदर जैसे इंग्लिश को डायरेक्ट हिंदी के अंदर वो लिख देता है उसी टर्म्स को। तो यहां पर अपन को ये टर्म्स भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। नाम से पता चल रहा है अवर्णी लवक, क्या है, अवर्णी लवक। अ का मतलब होता है अब्सेंट, अनुपस्थित, यानी कि ऐसे लवक जिनके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते, ठीक है ना, जिनके अंदर पिगमेंट नहीं होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, तीनों में से सबसे बड़े होते हैं, याद रखना ये सबसे बड़े लवक होते हैं। अवर्णी लवक मतलब कि वर्णक अनुपस्थित, क्या होता है, वर्णक अनुपस्थित। अगर वर्णक ही नहीं है, अगर वर्णक ही नहीं है तो क्या कलर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं ये दोस्तों, रंगहीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, वर्णक उपस्थित, वर्णक उपस्थित, ठीक है। और साथ ही साथ एक कलर्ड होते हैं, मतलब कि रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है ना, कलर्ड होते हैं, ओके।
अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी वैसे और सब डिवाइड अपन लोग करते हैं इनको, प्रोटियोप्लास्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ओलियोप्लास्ट वगैरह हो गया, लेकिन इतना डीप अपन लोग नहीं जाएंगे। अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि ल्यूकोप्लास्ट का एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो वन बाय वन अपन लोग बात करते हैं। फर्स्ट याद रखना, इसके अंदर स्टार्च का भंडारण, स्टार्च का भंडारण, कौन करता है? आलू, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इसके अंदर प्रोटीन का भंडारण, प्रोटीन स्टोरेज कौन करता है? समझना ध्यान से, जो प्रोटीन का भंडारण होता है या स्टोरेज होता है वो अनाज के जो छिलके होते हैं ना, या फिर अनाज के दाने आप ले लो, अनाज के छिलके, अनाज के दाने, सीरियल्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, अनाज के दाने, ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन का भंडारण करते हैं। थर्ड की बात करते हैं अपन लोग, क्या आ जाएगा? ऑयल, यानी कि तेल का भंडारण, तेल का, जिसको ओलियोप्लास्ट बोलते हैं, तेल का भंडारण। ये कौन करते हैं? जैसे ऑयल सीड वगैरह होते हैं ना, तेल वाले बीज, ठीक है ना, तेल या बीज, जैसे क्या क्या आता है, अरंडी वगैरह आ गया, एलमंड आ गया, ठीक है, पीनट वगैरह आ गया, ये जो पीनट मूंगफली वगैरह होती है ना, इनके जो बीज होते हैं जिनसे तेल निकलता है, सिंपल सी बात है, ऑयल जिनसे निकलता है वो सभी क्या आते हैं? ओलियोप्लास्ट के अंदर, इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, ओलियोप्लास्ट वाला पिगमेंट इनमें पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर जितने भी कलरफुल पिगमेंट होते हैं वो सभी क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है, किसको छोड़कर? क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, ठीक है, हरित लवक को छोड़कर। अब बात करते हैं इसके अंदर, अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले गाजर। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा कैरोटीन, ठीक है। सेकंड अपन को याद रखना है टमाटर। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण, ठीक है ना, पका हुआ टमाटर याद रखना, लाल कलर वाला, ठीक है। मिर्च, कैप्सिकम की बात करते हैं, कैप्सिनथीज किसके कारण होता है? कैप्सिनथीज के कारण होता है, ठीक है ना। मिर्च का जो हरा कलर होता है वो कौन से पिगमेंट, कौन से वर्णक के कारण होता है? कैप्सिनथीज के कारण होता है। क्लियर हुआ इतना? ओके। इसमें सारे वर्णयुक्त आ जाते हैं सिर्फ हरित लवक को छोड़कर, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को अपन इसमें से ही लेते हैं और उसको अलग से पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। हरित लवक जो होता है वो कलर में हरा होता है, ये इसकी फिक्स बात है। तो हरित लवक को अपन लोग इधर पढ़ेंगे कंप्लीटली, क्लोरोप्लास्ट को अपन लोग इधर पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो ये एक बार आप नोट कर लो इसका, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन इसको रफ करते हैं और वन बाय वन चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन लोग ये चीज पढ़ते हैं। कवर हो गया इतना? ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। अपन लोग क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और सीखेंगे इसके अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया कहाँ पर होती है, इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपन लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे। ओके फाइन, तो अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। समझना, क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है वो किसने की थी? सेक नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है ना, सेक नामक साइंटिस्ट ने की थी। और क्लोरोप्लास्ट का नाम जो है वो स्चिम्पर ने दिया था। किसने दिया था? स्चिम्पर ने दिया था। इसका नाम किसने दिया था बच्चों? स्चिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया था। कब दिया था ये? 1883 में होगा, ठीक है। 1883 में इन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। इतना क्लियर हुआ? अन्य नाम की बात कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को अपन लोग बोलते हैं अर्धस्वायत्त कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपन इसको? समझना ध्यान से, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। और क्या बोलते हैं अपन इसको? कोशिका का रसोई ग्रह, रसोई ग्रह, ठीक है ना, रसोई ग्रह, कोशिका का रसोई ग्रह अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बनता है? खाना बनता है भैया, सीधी सी बात है प्लांट्स के अंदर। ओके, तो ये सारे नाम किसके हो गए?
क्लोरोप्लास्ट के हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम किसके हो गए दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के हो गए। इतना क्लियर हुआ? हरित लवा अपन इसको बोलते हैं। अब समझना ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट कहां कहां पर उपस्थित होता है और किन किन में अनुपस्थित होता है। तो समझना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है। कहां पर मिलता है अपन को? ये प्लांट्स के अंदर मिलता है, और साथ ही साथ कुछ प्रोटिस्ट समूह के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। पादप वह कुछ प्रोटिस्टा समूह के सदस्य में पाया जाता है। सिंपल सी बात होगी। प्रोटिस्टा समूह के सदस्य जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट हो गया, यूग्लिनोड हो गया, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। तो बात करते हैं इसके अंदर, ये भी यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। कोशिका के समान होता है। वो कैसे? तो अपन इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ये वाला मैं इधर वाला रफ कर रहा हूं और अपन लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स की, और इसके अंदर जानेंगे कि भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या भाग होते हैं और क्या क्या इसके अंदर अपन को याद रखना है। तो अब जो अपन लोग पढ़ेंगे उसके अंदर भी एग्जाम्स में आने वाले जो पॉइंट है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया भैया क्लोरोप्लास्ट की बाहरी स्तर हो गया, आउटर लेयर हो गया, और इसके बीच के अंदर ये दोहरे आवरण वाला होता है। तो ये दूसरी लेयर अपन इसको बना देते हैं, ठीक है ना। देखो, मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको कि कौन सा कोशिकांग कितनी झिल्ली होती है उसके ऊपर, क्योंकि सारी बातें अपन ने एक साथ समराइज कर ली थी, ठीक है ना। तो ये तो आपको अभी याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सिक्के जैसे चपटी संरचनाएं होती है, कुछ सिक्के जैसे इसके अंदर चपटी संरचनाएं होती है। इन चपटी संरचनाओं को अपन लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना बच्चे, यहां पर ही तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ध्यान समझना क्या होता है। ओके, इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि नेकेड होता है। साथ ही साथ इसके अंदर भी क्या होता है? एमआरएनए पाया जाता है। इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, द्रव भरा होता है। इसके अंदर कुछ अलग नाम लेते हैं उसको, ठीक है ना। और अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। कौन से? 70S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है सर। इतना हो गया? हो गया। समझना ध्यान से, ये तो होती है आउटर लेयर, ये होती है इनर लेयर, बाहरी स्तर, आंतरिक स्तर, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इसमें जो द्रव भरा होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। समझना ध्यान से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होते हैं। एक तो होता है स्ट्रोमा, हिंदी में लिख रहे हैं स्ट्रोमा। अब जो सिक्के जैसी ये चपटी अपन को संरचनाएं नजर आती है, ये सिक्के वाली जो संरचना नजर आती है, इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? अपन लोग ग्रेना बोलते हैं। एक चकते को ग्रेनम बोलते हैं और ये पूरे चकते को या पूरे सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ग्रेना बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये जो द्रव भरा होता है इसको तो अपन लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो चपटे अपन को नजर आ रहे हैं, ये पूरा सेट अपन को नजर आ रहा है सिक्के जैसे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। समझना। अब एक ग्रेना को अपन लोग बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? एक ग्रेना को थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ग्रेना को अपन लोग थाइलेकोइड। तो मैं इधर से एक ग्रेना ले रहा हूं और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अपन लोग थाइलेकोइड अपन इसको बोलते हैं। ध्यान समझते जाना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड होता है, ये पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? ये संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है।
तो थाइलेकोइड क्या होता है, संरचनात्मक इकाई होती है। इन्हीं के अंदर वर्णकों का समूह पाया जाता है, पिगमेंट्स का समूह पाया जाता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्वांटासोम क्या है। क्वांटासोम, पहले बात तो ये, क्वांटासोम कहां पर होता है, थाइलेकोइड के अंदर। क्वांटासोम कहां पे होता है, थाइलेकोइड के अंदर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर वाले स्पेस के अंदर होता है। वहीं अगर बात करें क्वांटासोम जो होता है वो कार्यात्मक इकाई होता है इस क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है ना। क्या है ये, कार्यात्मक यानी फंक्शनेबल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्या होता है, कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। ओके, ध्यान से समझते जाना। जैसे अपन ने यहां पर क्वांटासोम को कार्यात्मक इकाई बोला, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन लोग ऑक्सीसोम को कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटासोम उपस्थित होता है, जो कि इसकी फंक्शनेबल यूनिट होती है। इतना क्लियर हुआ। ओके, ध्यान समझना। स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर अंधकार अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है, अंधकार अभिक्रिया होती है। वही अगर बात करें थाइलेकोइड या फिर ग्रेना वाले भाग के अंदर, तो यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना इस चीज को। प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पे होता है, ग्रेना वाले भाग में। ये जो थाइलेकोइड अपन को नजर आ रहे हैं, इनके अंदर लाइट रिएक्शन होती है, और इस स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर डार्क रिएक्शन यानी कि अंधकार अभिक्रिया होती है। ओके, इनके अंदर भी क्या है, 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है। 17 प्रकार का क्या है, राइबोसोम पाया जा रहा है। ये क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। नग्न वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो अपन लोग क्या बोलते हैं इसको, पादप कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान इसकी संरचना होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पादप कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान इसकी संरचना होती है। अगर ऐसे बोले कोशिका इन द सेल यानी सेल इन द सेल, यानी कोशिका में कोशिका अगर बोले तो वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। लेकिन एक चीज अपन को याद रखनी है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जंतु कोशिका के लिए अपन लोग बोलेंगे, वहीं पादप कोशिका की बात आती है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ। ओके, तो कार्य की अपन लोग बात करें तो कार्य तो आपको पता है, कार्य क्या है इसका, प्रकाश संश्लेषण। क्या काम करता है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, साथ ही साथ प्रकाश श्वसन का भी कार्य करता है, साथ ही साथ प्रकाश श्वसन का भी कार्य करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा कार्य क्या है इसका, प्रकाश श्वसन में भी, पादप के अंदर प्रकाश श्वसन, ठीक है ना। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोम, ठीक है। तो याद रखना तीनों कोशिकाओं के नाम अपन को याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोम जो होते हैं वो पादप कोशिका के अंदर प्रकाशीय श्वसन करते हैं, ठीक है ना। तीनों कोशिकांग मिलकर प्रकाशीय श्वसन के जो स्थल होते हैं वो तीनों कोशिकांग होते हैं, ये अपन को याद रखना है। अब एक चीज और अपन लोग इसके अंदर सीखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है ना। इसी क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है, अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। क्लोरोफिल के अंदर ध्यान से समझना, क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ये याद भी रखना है। तो समझना, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी बच्चों, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, Mg, मैग्नीशियम धातु इसके अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर। अगर आप लोग बात करें यूनिवर्सल क्लोरोफिल, ठीक है ना, यूनिवर्सल क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए अपन को याद रखना है। यूनिवर्सल क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको बताया भी है और मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है, C55H72, ठीक है ना, C55H72O5N4Mg, O5
N4Mg। ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल ए का, तो आपको कम से कम क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या हो गया? C55H72O5N4Mg। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। अपन ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, अब अपन लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वर्ण को अपन लोग? पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित अपन इसको बोलते हैं, पर्णहरित, पर्णहरित। ठीक है, इसके अंदर कौन सी धातु होती है? तो याद रखना मैग्नीशियम धातु होती है। ओके, इसमें कौन सी धातु होती है दोस्तों? इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। अपने क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम बना के देखा है। इसमें दो भाग होते हैं, स्ट्रोमा होता है और ग्रेना होता है। स्ट्रोमा के अंदर अंधकार अभिक्रिया होती है और ग्रेना के अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्वांटासोम होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ऑक्सीसोम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है ना, साथ साथ वो श्वसन का कार्य करता है। वही अगर बात करते हैं इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज की फॉर्म में पादप के अंदर, वो ये कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। वही अगर बात करते हो ये पादप के अंदर प्रकाश शोषण का काम भी करता है। तो 3 कोशिकाओं के नाम अपन को याद रखना प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम। बोलो भाई, क्लियर है ना? तो पहले वाले नोट्स देखना अच्छे से और उनको कंपैरिजन करना। जो चीज़ें ऐड होने वाली होती है उन चीज़ों को ऐड कर लेना। और आपको लगे कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। एक बार बताइए ज़रूर कि बहुत ज़्यादा जा रहे हो या फिर इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है या इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर देखते हैं कि किस तरह से अपन लोग और ज़्यादा मैनेज करते हैं और इसको फिर लाइट करते हैं, कम करते हैं पोर्शन को, ठीक है ना। तो आज के सेक्शन में इतना ही। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये अपन लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है ना। और आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। दोनों का डायग्राम भी आप जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम से अपन लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो दोनों ही सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं, अर्ध स्वायत्त प्रकृति के होते हैं। ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखना अपना, ठीक है।